हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। एक बार पुनः उसी चैप्टर को लेके, और कल जैसा आपको बता रहे थे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में, और अभी अपना परावर्तन वाला टॉपिक चल रहा था और उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे थे, दर्पण से संबंधित क्वेश्चन। आपको 3 एग्जाम्पल बताए थे पेय संख्या सहित। उम्मीद करते हैं आपने ट्राई किया होगा। जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे उतना ही अच्छी तरह से क्लियर इनको समझ पाएंगे। कुछ 1-2 क्वेश्चन और है अभ्यास के, वो मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। प्रकाश वाला टॉपिक था अपना, और इसमें आपको एग्जाम्पल करवाए थे 3। अब अभ्यास के कुछ क्वेश्चन है वो यहाँ पे बता रहे हैं आपको। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी तीस सेमी है। यदि एक बिंब 40 सेमी पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति और उसकी साइज भी बतानी है। प्रतिबिंब की स्थिति बतानी पड़ेगी, यानी v का मान भी बताना पड़ेगा, और इसके अतिरिक्त आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति व आवर्धन, यानी m का मान भी ज्ञात करना है। ये अपना क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो राशियां दे रखी होती है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, तो ये दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। इसकी फोकस दूरी दे रखी है 30 सेमी। फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं, और ये 30 सेमी। तो दर्पण इसमें अवतल है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार होती है ऋणात्मक। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस। फिर यदि एक बिंब 40 सेमी पर रखा गया है, यानी u 40 सेमी, और u हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखा जाता है, और चिन्ह परिपाटी के अनुसार u की जो दूरी होती है, यानी बाईं ओर की दूरियों को हम लेते हैं ऋणात्मक। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 40 माइनस में। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, यानी v का मान ज्ञात करना है, और आवर्धन ज्ञात करना है, यानी m का मान ज्ञात करना है। दर्पण का प्रश्न है, तो दर्पण सूत्र से 1/v + 1/u = 1/f ये होता है। ज्ञात क्या करना है हमें? v का मान। तो इससे फॉर्मूला बनाएंगे 1/v = 1/f - 1/u। ये राशि जो है वो इस तरफ चली जाती है। अब इसको मान रख देते हैं 1/v = 1/f का मान कितना है? -30, और ये सूत्र का माइनस, और u की जगह क्या रखेंगे? -40। इसको कोष्ठक में बंद कर देंगे, और फिर इसको वापस लिखते हैं 1/-30। सूत्र के माइनस और माइनस क्या हो गए? प्लस 1/40। इनका एलसीएम लेंगे तो कितने आएंगे? 120। इसका इसमें भाग दिया जाता है तो आते हैं 4 माइनस के, ये यहाँ पे प्लस,
इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार आएगा, 3 बार जाएगा। तो ये 1/v का मान जो है माइनस के 4 है और प्लस के 3 है, तो यहाँ पे -1/120। सिर्फ v का मान कितना आ जाएगा, v बराबर -120 सेमी, ये v का मान है। इसके लिए क्या लिख लेंगे, अतः प्रतिबिंब, v यानी प्रतिबिंब, अतः प्रतिबिंब दर्पण, यहाँ पे चिन्ह कैसा है, माइनस, ऋणात्मक। इसका मतलब प्रतिबिंब किस ओर होगा, बाईं तरफ। अतः प्रतिबिंब दर्पण की बाईं तरफ 120 सेमी पर बनता है, ये इसमें लिख लेंगे। अब किसका मान पूछा गया है हमें, m का मान। जब हमारे पास v और u का मान है तो m का मान उससे निकाला जा सकता है। दर्पण के लिए आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m बराबर -v/u। दर्पण का आवर्धन m बराबर -v/u, या फिर m बराबर v का मान कितना आया था यहाँ पे, -120। इसकी जगह पे एक तो सूत्र का माइनस आएगा यहाँ पे, एक ये -120 ऑब्लिक u का मान कितना था, -40। तो ये इसका भाग इसमें दे देंगे और माइनस से माइनस जो है वो कट जाता है। तो इसका इसमें भाग देने पे कितने आएंगे, 3। किस में आएंगे, 3 माइनस में, क्योंकि सूत्र का माइनस जो है वो बचा रहता है। और इसके लिए कोई हम सेंटीमीटर वगैरह या मीटर वगैरह नहीं लगाते, क्योंकि ये मात्रकहीन होता है। तो इसके लिए क्या लाइन लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब की साइज बिंब की साइज से 3 गुना होती है, तथा प्रतिबिंब की प्रकृति ऋणात्मक चिन्ह है इसलिए वास्तविक होगी। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होगी, यह है इसका आंसर। अभ्यास के जो क्वेश्चन है उनमें से ये पहला क्वेश्चन था। अब देखिए एक और क्वेश्चन इसी तरह का करते हैं। एक बिंब का उत्तल दर्पण से, एक बिंब यानी वस्तु, एक बिंब का उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेमी पर दिखाई देता है, 8 सेमी पर दिखाई देता है। यदि दर्पण की फोकस दूरी सोलह सेमी है, यदि दर्पण की फोकस दूरी 16 सेमी हो तो दर्पण से
बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी u का मान इसमें ज्ञात करना है। बिंब की दूरी का मतलब क्या हो गया, u का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो जो मान दे रखे होते हैं उसके लिए क्या लिखेंगे, दिया गया है। दर्पण कौन सा है, उत्तल, और प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेमी पर दिखाई देता है। यानी दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी है, यानी v का मान कितना है इसमें, 8 सेमी। अब देखिए इसमें प्लस लगाएं कि माइनस, ये तो हमें लगाना पड़ेगा। तो प्लस लगाएं या माइनस, इसका निर्धारण कैसे करेंगे, जो डायग्राम हमने पीछे बनाए थे उसके हिसाब से करते हैं। तो दर्पण कौन सा है, उत्तल, और प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेमी पर दिखाई देता है। थोड़ा सा रफली बता देता हूँ मैं यहाँ पे, ये उत्तल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है, इस तरह से पॉलिश की हुई होती है। और किसी भी जगह पर वस्तु को रखते हैं तो एक सीधी किरण जाती है जो मुड़ जाती है, मुड़ी हुई किरण यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, और दूसरी जो किरण होती है वो वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। इस तरह का डायग्राम बनाया था, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनेगा, सीधा, आभासी, वस्तु से छोटा। तो ये जो फीचर है वो दिमाग में आने चाहिए। एक उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेमी पर दिखाई देता है, प्रतिबिंब है ये, और ये दर्पण से कितनी दूरी पे है, 8 सेमी पे। अब इस चित्र से हमें कौन सी चीज़ निकालनी है, डायरेक्शन, और डायरेक्शन से क्या निकलेगा, चिन्ह, धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो यहाँ पे ये जो साइड होती है वो होती है राइट साइड, और ये वाली साइड होती है लेफ्ट साइड, बाईं दाईं। तो दाईं ओर की जो दूरियाँ होती है किस में मापते हैं, प्लस में। किस में मापेंगे, प्लस में। और आपको बता देते हैं कि ये जो उत्तल दर्पण है इससे जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव किस ओर बनेगा, दाईं ओर। तो दाईं ओर की दूरियाँ किस में लेंगे, प्लस में। इसीलिए यहाँ पे ये जो दे रखा है दर्पण से 8 सेमी पर दिखाई देता है उत्तल दर्पण, इसके हिसाब से हमें निकालना पड़ेगा। सारी चीज़ें जैसी हमें चाहिए वैसी नहीं मिलती है, कुछ इसमें हिंट दे रखे होते हैं, उसके आधार पे हमें ये चीज़ें निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी ये हिंट के आधार पे हमने निकाला है। और इस जगह अगर आप माइनस कर देते हैं भूलवश तो फिर आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है, ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे वो जो डायग्राम्स बनाए थे वो सारे डायग्राम्स यहाँ पे फीड होने चाहिए, तब जाके एकदम क्लियर हो जाएगा। और दर्पण की फोकस दूरी जो है वो है 16 सेमी। दर्पण कौन सा है, उत्तल, फोकस दूरी कितनी है, 16 सेमी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किस में लेते हैं, प्लस में, इसीलिए यहाँ पे प्लस हमें लगाना पड़ेगा। तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात करनी है, यानी u का मान इसमें ज्ञात करना है। और आगे इसमें m पूछा नहीं है तो केवल u का मान ज्ञात करेंगे। दर्पण का प्रश्न है तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से वो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। क्या चीज़ ज्ञात करनी है, u। तो u के लिए फॉर्मूला बनाएंगे नया, 1/u बराबर 1/f और माइनस 1/v। ये v इस तरफ चली जाती है इसलिए इसको चिन्ह बदल के लिख देते हैं। तो 1/u बराबर 1/f का कितना मान है, 16 प्लस के, और ये चिन्ह आ गया यहाँ पे सूत्र का, और फिर 1/v का मान कितना है, +8। वापस लिखते हैं इसको, 1/u बराबर 1/16, प्लस का चिन्ह जो है वो लगाने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ कुछ नहीं लगाया है वहाँ पे क्या माना जाएगा, प्लस। ये माइनस और प्लस क्या हो गए, माइनस 1/8। एलसीएम लेते हैं तो कितने आएंगे, 16 आएंगे। इसका ऐसे भाग दिया फिर इससे गुणा कर लिया तो 1
माइनस इसका इसमें भाग दिया तो 2 और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, तो 1/u बराबर यह है। माइनस के 2 है प्लस का 1 है, तो घटाएंगे तो इसमें क्या बचेगा, -1/16। तो सिर्फ u का जो मान आएगा वो आएगा -16 सेमी, और u का मान माइनस में आया, इसका मतलब अपना आंसर सही है। हम इस प्रकार अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। लाइन क्या लिखेंगे, आता है बिंब दर्पण से 16 सेमी की दूरी पर किस ओर रखा गया है, माइनस का चिन्ह है तो बाईं तरफ। बिंब दर्पण से 16 सेमी की दूरी पर दर्पण के बाईं ओर रखा गया है, यह है इसका आंसर। इसके बाद में एक और क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन है वो आपको एक और बता देते हैं। ये अभ्यास में से क्वेश्चंस बता रहे हैं अभी, पार्ट के पीछे वाले जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आते हैं, अभ्यास प्रश्न आते हैं, वो इससे पहले एग्जांपल्स बताए थे। तो इस तरह से जब आप 4-5 ये करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन 3, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी है। कितनी है, 30 सेमी। यदि एक बिंब 20 सेमी पर रखा जाता है, यदि एक बिंब 20 सेमी की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति व स्वरूप ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति यानी V व स्वरूप यानी M ज्ञात कीजिए। उसी तरह से शुरुआत करते हैं, जो मान हमें दे रखे होते हैं उसके आधार से निकालते हैं। सबसे पहले ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण, और इसकी फोकस दूरी का मान कितना है, 30 सेमी। चूँकि दर्पण कौन सा है, अवतल, तो इसकी फोकस दूरी किस में आएगी, ऋणात्मक। ये चिन्ह यहाँ पे नहीं दे रखा है लेकिन इसने लिखा है अवतल दर्पण, तो उसके हिसाब से हम प्लस और माइनस का निर्धारण करेंगे, और चूँकि अवतल दर्पण है तो माइनस। तो फोकस दूरी अवतल दर्पण की क्या हो जाएगी, -30 सेमी। यदि एक बिंब 20 सेमी की दूरी पर रखा जाता है, यानी u का मान कितना है, 20 सेमी, और u का मान तो भले ही दर्पण हो, लेंस हो, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, इसका जो मान आता है वो किस में लिखेंगे, माइनस में रखा जाता है, क्योंकि ये दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। बाईं ओर की दूरियां माइनस में ली जाती है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है हमें, एक तो v का मान ज्ञात करना है और एक हमें स्वरूप यानी m का मान ज्ञात करना है। दर्पण सूत्र से लिखेंगे 1/v + 1/u = 1/f।
v का मान चाहिए तो फॉर्मूला v के लिए बनाएंगे, -1/u। 1/v बराबर 1/f का मान कितना है, -30, और ये सूत्र का माइनस, और u का मान कितना है, -20। ये माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस 1/20। इसका ले लेंगे एलसीएम। कितना आएगा इसका एलसीएम, 60 आ जाएंगे। इसका इसमें भाग देने पे 2 आएंगे माइनस के, ये चिन्ह आएगा प्लस का, इसका इसमें भाग देंगे तो 3 आएंगे। 1/v बराबर -2 + 3/60। तो ये प्लस की राशि बड़ी है, इसमें से इसको घटा लेंगे तो 1/60। 1/v का मान आएगा अपने पास प्लस में 1/60, सिर्फ v का मान आएगा प्लस में 60। तो क्या लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेमी की दूरी पर दर्पण के दाईं तरफ बनता है। चिन्ह प्लस का लगा हुआ ना, इसीलिए बाईं तरफ बनेगा। तो ये इसमें पूछा गया था। एक इसमें पूछा है आवर्धन का मान m का। आवर्धन m बराबर -v/u, या m बराबर v का मान कितना आया था, 60, और u का मान कितना था, 20 माइनस के। ये माइनस और माइनस कट जाएंगे तो यहाँ पे आएंगे 3। m का मान +3। इसके लिए लाइन लिखनी पड़ेगी, प्रतिबिंब की साइज बिंब की साइज से 3 गुना होती है। कोष्टक में लिख दिया बड़ा। 1 से ज़्यादा मान होने पे प्रतिबिंब की साइज बड़ी होती है, और 1 से कम अगर मान आए तो प्रतिबिंब की साइज छोटी होती है। तो यहाँ पे कितनी आई है, 3, यानी इसका मतलब हो गया 3 गुना बड़ा बनता है। और यहाँ पे देखिए m का जो निकाला था हमने उसमें प्लस आया था, तो ये जो प्लस चिन्ह है वो किसको बता रहा है, प्रकृति को, आभासी प्रकृति का होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति इसमें पूछा है स्वरूप, तो इसी को स्वरूप कहते हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति जो है आभासी होगी। इस तरह से ये 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करवाए हैं, और अब अच्छी तरह से मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो ये और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यदि ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में तो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। आपने अगर ये चिन्ह परिपाटी और जो चित्र डायग्राम्स बनाए थे, रेखा चित्र बनाए थे, वो क्लियरली समझ लिया है तो फिर इसमें गलत होने की संभावनाएं कम रहती है। बाकी प्रैक्टिस मेन चीज़। परावर्तन के बारे में पढ़ रहे थे, मैंने बताया था इस चैप्टर में हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे परावर्तन के बारे में और एक अपवर्तन के बारे में। तो अभी परावर्तन वाला टॉपिक पूरा हुआ है, जो किसके माध्यम से होता था, दर्पण के माध्यम से। अभी लेंस बाकी है।
लेंस से क्या होता है? अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ये एक प्रकाश का गुण है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो भी एक प्रकाश का गुण था। परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन किससे होता है? दर्पण से। अपवर्तन किससे होता है? लेंस से। उसकी परिभाषा बताई थी। अब इसकी परिभाषा देखिए, दोनों में कंपैरिजन करते चले जाएंगे। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह पर प्रकाश की किरण का अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाना क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। आपने देखा होगा जब किसी गिलास में आधा पानी भर देते हैं, उसके बाद में एक पेंसिल को हम उसके अंदर तिरछा डुबो देते हैं, क्या देखेंगे हम? क्या हमें पूरी पेंसिल जो है वो एकदम स्ट्रेट सीधी जैसी बाहर दिखाई देती है वैसी दिखाई देगी? नहीं। तो कैसी दिखाई देगी? वो हमें अब दो माध्यम हो गए, एक तो एयर में हो गया, हवा में हो गया, और एक पानी वाला माध्यम हो गया। तो हमें हवा में वो जो पेंसिल है वो सीधी दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो पानी में प्रवेश कर रही है, यानी हवा और पानी के बीच का जो लेवल है, जो इनकी सीमा रेखा है, जो पृथक्करण है, जो पृथक रेखा है, उस पर हम क्या देखेंगे? जैसे ही वायु से जल में प्रवेश कर रही है पेंसिल, वहाँ से पेंसिल हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? मुड़ी हुई। क्यों दिखाई देती है? अपवर्तन की वजह से। क्योंकि इसकी परिभाषा क्या होती है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह पर प्रकाश की किरण अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है, और यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। इसको हम कांच के आयताकार स्लैब से इस प्रकार समझ सकते हैं। इसके अलावा और भी दैनिक जीवन में कई उदाहरण होते हैं जो अपवर्तन पे बेसिस होते हैं। जैसे किसी कांच की गिलास में एक सिक्का जो है वो हम पेंदे में डाल देते हैं और उस गिलास को हम यहाँ हमारे थोड़ा सा पास में रखते हैं, तो अभी हमें सिक्का यहाँ से दिखाई दे रहा है। फिर क्या करते हैं? धीरे धीरे उस गिलास को हम दूर करते जाते हैं। तो जब थोड़ा सा उसको दूर करेंगे तो कुछ समय पश्चात हमें क्या दिखाई देगा? वो सिक्का हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बीच में क्या आ गई? वो गिलास की जो दीवार है वो इसके बीच में आ गई। अब क्या करते हैं? हम सिक्के को बिना हिले देखना चाहते हैं, तो उसमें क्या डाल देंगे? पानी। पानी का लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा, लगभग आधा उसमें पानी आ जाएगा, तो सिक्का में वापस से दिखाई देने लगेगा। क्यों दिखाई देने लग गया वो? क्योंकि जल में सिक्के से चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें जो होती है उसका जल में वेग अलग होता है, वायु में वेग अलग होता है। तो जल में उसका वेग कम होता है, वायु में उसका वेग ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही वो जल में चलेगी तो एक स्ट्रेट चलेगी, लेकिन वायु में प्रविष्ट करते समय वो दोनों पृथकारी सतह पे अपनी दिशा से मुड़ के हमारे नेत्रों में पहुंच जाती है, और इसीलिए हमें सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई दे जाता है। तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं हैं। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आप देखे होंगे रात्रि में तारे कैसे दिखाई देते हैं? टिमटिमाते हुए। तो वो टिमटिमाते हुए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। तारों से चलकर जब प्रकाश की किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल की 4 लेयर्स होती है, 6 2 और इंक्लूड की गई इसमें, टोटल 6 लेयर्स होती है। सभी लेयर्स का जो एयर प्रेशर होता है, जो वायु दाब होता है, वो भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता रहता है, और वो भी स्थायी नहीं होता, बदलता रहता है। तो जैसे वो किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है, कभी वो इस तरफ मुड़ेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, कभी अभिलंब के पास आएगी। इस तरह से लगातार वो अभिलंब से दूर पास होते होते हमारे नेत्रों तक पहुंचती है। इसीलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित घटना है। एक और बता रहे हैं आपको, सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य हमें 2 मिनट पहले ही सूर्योदय से दिख जाता है और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक वो दिखाई देता है। तो ये भी किस पर बेसिस है? वायुमंडलीय अपवर्तन पे। पहले इसकी परिभाषा को अच्छी तरह से समझते हैं। यह है कांच की आयताकार स्लेब ABCD, और ये बाहर जो है वो है वायु।
तो एक हमारे पास में हो गया वायु माध्यम, एक हमारे पास में हो गया काच माध्यम। अब काच और वायु दोनों की अगर तुलना करेंगे तो इसमें एक सघन है और एक विरल है। कोई भी माध्यम परमानेंटली या स्थायी रूप से सघन नहीं होता और कोई भी विरल नहीं होता। विरल और सघनता का निर्धारण दोनों से कंपैरिजन करके किया जाता है, दोनों में तुलना करके किया जाता है। तो अभी इन दोनों को अगर हम देखें तो इसमें से कौन सा विरल है? जिसके कण दूर दूर हो। इस माध्यम की तुलना में इसके जो कण है वो क्या है? दूर दूर। तो ये कैसा माध्यम हुआ? विरल माध्यम। वायु कांच की तुलना में कैसा माध्यम है? विरल। और कांच है वो वायु के माध्यम से में कैसा माध्यम हो गया? सघन माध्यम, क्योंकि इसके कण जो है वो वायु की तुलना में पास पास होता है। ये ठोस और ये गैस, इसीलिए ये सघन है और ये विरल है। अब क्या होगा? एक प्रकाश की किरण जो है वो तिरछी आपतित होती है। कैसी आपतित होती है? तिरछी। यदि तिरछी आपतित न हो तो क्या प्रकाश का अपवर्तन होगा? नहीं। यदि कोई प्रकाश की किरण इसके ऊपर अभिलंबवत आपतित हो जाती है, 90 डिग्री के एंगल से आपतित होती है, तो क्या उसका अपवर्तन होगा? इसका उत्तर है नहीं होगा। वो बिना मुड़े सीधे ही निकल जाती है। इसीलिए तिरछी आपतित होना जरूरी है। अब इसको हम नाम दे देते हैं PQ।